हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 क्लास 12 फिजिक्स सेट 346 BX इसका जो है कंप्लीट सोल्यूशन लेके आया हूं। इसके पहले जो है 346 BS, BT, BU, BV, BY ये सबके सोल्यूशन PDF के साथ बनाए जा चुके हैं। इस सेट में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जिसको बिना सॉल्व किए आप इसका आंसर दे सके। तो देखिए, खंड अ, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V और I दिया गया है। V वोल्ट में है और I मिली एम्पियर में है। तो जब कैलकुलेशन करेंगे तो मिली एम्पियर को एम्पियर में बदल लेंगे। अगर हम यहां कंपेयर कर लें तो V नॉट 100 वोल्ट दिया है, I नॉट 100 मिली एम्पियर है, तो यह आ जाएगा 0.1 एम्पियर। पाई/3 रेडियन है। तो परिपथ में जो व्ययित शक्ति है यह P बराबर VRMS इंटू IRMS cos फाई होता है, यानी V नॉट अपान 2 I नॉट अपान 2 ये हो जाएगा। यानी VRMS V नॉट अपान √2 होता है, IRMS I नॉट अपान √2 होता है, तो ये नीचे 2 आ जाएगा। ये वैल्यू यहां पर रख देंगे तो यह आ जाएगा 2.5 वोल्ट, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ख में सम न्यूट्रॉनिक, तो सम न्यूट्रॉनिक से तात्पर्य है कि उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। तो अगर हम द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या का अंतर निकाल लें तो यह न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो जिस विकल्प में बराबर आएगा वो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इन चारों का निकाल लें तो देखिए, 14 में से 6 जाएगा 8, 16 में से 8 जाएगा 8, इसमें 14 में से 6 जाएगा 8, 14 में से 7 जाएगा 7, इसी प्रकार से थर्ड में 8 9 और ये 8 6। इस प्रकार देख रहे हैं कि फर्स्ट वाले में 8 8 बराबर है, यानी ये सम न्यूट्रॉनिक होगा। तो विकल्प 1 इसका सही होगा। ग में दिया गया है किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र का आयाम 3 × 10⁻10 टेस्ला है। यदि तरंग की आवृत्ति 10⁻12 हर्ट्ज है तो इससे संबंधित विद्युत क्षेत्र का आयाम होगा। यानी यहां पर दिया गया है B नॉट 3 × 10⁻10 टेस्ला और आवृत्ति दी गई है 10⁻12 हर्ट्ज। विद्युत क्षेत्र का आयाम E नॉट क्या होगा? तो E नॉट बटा B नॉट ये होता है C के बराबर, जो कि प्रकाश का वेग है। तो E नॉट बराबर हो जाएगा B नॉट इंटू C, तो 3 × 10⁻10 ये आ गया B नॉट और 3 × 10⁸ ये आ गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, और इस तरह से आ जाएगा 9 × 10⁻2 वोल्ट पर मीटर। अब इसमें आप देख रहे हैं 10⁻12 हर्ट्ज का इसमें कोई काम नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो गया सेकेंड। घ में कह रहा है कि किसी चालक तार में धारा I प्रवाहित होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है V है। यदि उसी धातु के दुगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2I हो तो इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग क्या होगा? तो अनुगमन वेग और धारा में संबंध होता है I बराबर NE VD। अगर हम A को πr² जो क्रॉस सेक्शन एरिया है सर्कुलर होगा तो πr² रख सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि VD प्रोपोर्शनल I अपान r², बाकी फैक्टर जो कांस्टेंट होंगी। तो अगर फर्स्ट केस में हम VD और सेकेंड में जो है VD डैश ले लेते हैं तो इस तरह से VD डैश बटा VD अगर निकालेंगे तो I डैश बटा r डैश स्क्वायर अपान I अपान r²। I डैश का मान 2I है, R डैश का मान 2R का स्क्वायर, और ये r² ऊपर चला जाएगा अपान I, ये कट पिट के हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से VD डैश बराबर हो गया V/2, यानी इसका विकल्प होगा तीसरा। इसी प्रकार इसके अंग में 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है। 3 प्रिज्मों का अपवर्तक कोण 15 डिग्री है, परंतु उनके अपवर्तनांक 1.6, 1.5 और 1.4 हैं। यदि उनके विचलन कोण क्रमशः Δ1, Δ2, Δ3 हो तो क्या होगा? तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन का सूत्र होता है डेल्टा बराबर n-1 इंटू A। A का मान सबके लिए समान है, तो डेल्टा का मान जिसके लिए उसी के लिए अधिक होगा जिसका n का मान अधिक हो। तो अगर चलिए निकाल देते हैं तो Δ1 बराबर 1.6 - 1 इंटू 15 ये 9 डिग्री आ जाएगा, Δ2 7.5 डिग्री, Δ3 6 डिग्री। तो इस तरह से Δ1 इज ग्रेटर देन Δ2 इज ग्रेटर देन Δ3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। च
tan थीटा बराबर BV बाई BH होता है। ये वास्तविक कोण और नति कोण के बीच जो संबंध आपने पढ़ा है। तो अगर दूसरे स्थिति में tan थीटा डैश है तो ये BV इसका जो BH है यह कास के टर्म में यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाता है, तो ये BH कास अल्फा होगा। अगर हम यहाँ tan थीटा डैश और tan थीटा को डिवाइड कर दें तो ये मिल जाएगा 1 अपान कास अल्फा। 1 अपान कास अल्फा का मतलब हो गया सेक अल्फा, यानी इसमें विकल्प नंबर होगा फर्स्ट। तो ये है इसके मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। खंड ब, यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों के आवर्धन क्रमशः M1 और M2 हैं तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखिए सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन होती है यह M बराबर M नॉट यानी MO इंटू ME ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के प्रोडक्ट के बराबर होती है, दैट इज M1 इंटू M2 हो जाएगा। संट से क्या अभिप्राय है? तो संट एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा परिपथ की किसी शाखा से बहने वाली धारा को दूसरे मार्ग से भेज दिया जाता है या परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली धारा का मापन करना होता है, तो उसके लिए संट का यूज किया जाता है। किरचॉफ का प्रथम नियम ये सभी लोग जानते हैं कि समेशन I बराबर 0। अंग, यम द्रव्यमान का एक कण भी चाल से गति करता है। कण की संगत डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र लिखिए। अच्छा, इसके पहले स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा है। तो स्वप्रेरण गुणांक की ये परिभाषा, किसी कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का मान उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के मान के बराबर होता है जो उस कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। ये कण की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर H अपान MB हो जाएगा। इसका च है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र, ये V बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर, जहां पर P जो है इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तीसरे का क, तीसरे के क में दिया गया है एरिया दिया गया है, B का मान दिया गया है, फेरों की संख्या दी गई है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये पूछा है कि कुंडली का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, तो ये होता है M बराबर NIA। तो N का मान 100, I का मान 0.2 और A का मान 5 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये M का मान हो गया। कुंडली का अधिकतम बल आघूर्ण, तो बल आघूर्ण के लिए टाउ मैक्स बराबर MB, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 1.5 × 10⁻² न्यूटन इंटू मीटर। तीसरे के ख, इसमें कह रहा है कि नाभिक का जो घनत्व होता है यह द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है, इसको प्रूफ करना है। तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, रो बराबर M बटा V। अगर एक एटम का नॉर्मल द्रव्यमान औसत कह सकते हैं स्मॉल m है और इसमें ये जो है A जो है इसका द्रव्यमान संख्या है, तो गुणा करने पर ये मिल जाएगा। इसका वॉल्यूम गोलाकार है इसलिए 4/3 पाई r क्यूब। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। R0 का मान ये R और R0 में संबंध आपने पढ़ा हुआ कि R बराबर R0 A पावर 1/3, ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो R0 का क्यूब और A पर 1/3 का क्यूब करेंगे तो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा। अब A से A कट गया, इस तरह से 3/4 M अपान पाई R0 क्यूब। तो आप कह सकते हैं कि जो रो है यह A पर निर्भर नहीं करता है, यानी इसका घनत्व जो है A पर निर्भर नहीं करता है। तीन का ग, एंड गेट का संकेत और सत्यता सारणी देनी है। तो एंड गेट के लिए ये डी आकार का बनता है, ए बी वाई बराबर ए इंटू बी, ये इसकी सत्यता सारणी। तीन के घ में आर का मान दिया गया है 10 ओम और उस तार की लंबाई को बढ़ा करके 3 गुना कर दिया जाता है। तो जब 3 गुना कर दिया जाता है तो नया जो प्रतिरोध होगा यानी स्क्वायर आर हो जाएगा, यानी 90 ओम। अब इस 90 ओम के प्रतिरोध को 3 भागों में बांट दिया गया, तो प्रत्येक खंड का हो गया 30 ओम और ये इस तरह से फिगर बना हुआ है। अब ए और बी के बीच में निकालना है तुल्य प्रतिरोध। तो ये 30 ओम और 30 ओम ये सीरीज में है तो 30 30 60 हो गया और ये 30,
यानी अब ये दोनों जो है पैरेलल में हो गए। तो इस तरह से इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन सम, तो यह आ जाएगा 20 ओम। खंड द, चौथे का क है, बोर परमाणु मॉडल के आधार पर सिद्ध कीजिए कि परमाणु की अस्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का परिक्रमण काल टी मुख्य क्वांटम संख्या n के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल होती है Vn बराबर e²/2π2ε0nh, और यहां पर n का जो मान है मुख्य क्वांटम संख्या 1 2 3 के बराबर है। अस्थायी कक्षाओं की जो त्रिज्या का सूत्र होता है Rn, यह है ε0n²h²/πme²। इलेक्ट्रॉन का जो परिक्रमण काल होता है ये होगा परिधि बटा चाल। तो इस तरह से यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलकर आएगा Tn बराबर, ये देख रहे हैं, तो ये बाकी सब चीजें कांस्टेंट हो गई, Tn प्रोपोर्शनल n क्यूब, यानी आवर्तकाल इसके मुख्य क्वांटम संख्या n के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ख, इसमें कह रहा है कि प्रथम निम्निष्ठ और प्रथम उच्चिष्ठ ये दोनों बराबर हैं। तो प्रथम निम्निष्ठ के लिए थीटा का मान होगा λ/a, और उच्चिष्ठ के लिए थीटा बराबर 3 λ/2a होता है। तो थीटा 1 बराबर हो गया λ1/a और थीटा 2 बराबर 3 λ2/2a। प्रश्न के अनुसार दिया गया कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों आपस में बराबर हैं, तो इनको अगर बराबर करते हैं तो λ1/a बराबर 3 λ2/2a, a कट गया, λ1/λ2 ये बराबर हो जाएगा 3/2, यानी λ2 बराबर हो गया 2/3 λ1। λ1 का मान दिया गया 660, 3 से कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 440 नैनोमीटर। 4 का ग, चांदी का कार्यफलन दिया गया है और तरंगदैर्घ्य λ1 ये दिया गया है 100 नैनोमीटर, तो 10⁻⁷ मीटर हो गया। ये संस्तब्ध विभव 7.7 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि अगर λ2 का मान 200 नैनोमीटर कर दिया जाए तो संस्तब्ध विभव क्या होगा। तो देखिए E के मैक्स होता है EV0 के बराबर, और ये होता है hc/λ -w। ये दोनों के लिए निकालेंगे तो EV1 निकालेंगे hc/λ1 -w, और EVO2 hc/λ2 -w। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये EVO1 VO2, तो इधर मिल जाएगा hc1/λ1 -1/λ2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 6.1875 इसका अंतर, तो VO2 ये 7.7 माइनस 6 ये 2 राउंड आप में लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा 1.5 वोल्ट। 4 का घ, 4 के घ में दिया गया है कि बायो-सेवर्ट नियम के आधार पर वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो ये खंड के लिए आप निकालते हैं तो μ0/4πi dl sin थीटा बटा r²। अब यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री है और ये r² की वैल्यू आप रखेंगे तो μ0/4πi dl बटा r², ये dB निकाला आपने। जब पूरे तार के लिए निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dl पर जो इंटीग्रेशन होगा यह इसके पूरे परिधि के बराबर होगा, परिधि 2πr, और इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो b बराबर μ0I/2r टेस्ला अगर MKS यूनिट में है, और इसकी दिशा जो है ये आप फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 से फाइंड कर सकते हैं। 4 का अंग, अब इसमें R1 दिया गया है, R2 दिया गया है, V1 और V2 कह रहा है कि ये बराबर है। तो अगर इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे Q1 बटा R1 बराबर Q2 बटा R2 मिलेगा। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में अनुपात पूछा है तो Q/4πr² सूत्र से रखेंगे तो इस तरह से ये मिल जाएगा
2/3। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया 2/3। क इस चित्र में ये दिखाया गया है, दोनों प्लेटों के बीच जो है ये K1 और K2 ये रखा गया है, D1 और D2 ये दूरी है। तो अगर हम इसे ब्रेक कर दें तो इस तरह से आप देखेंगे कि C1 और C2 दो कैपेसिटर ये सीरीज में जुड़े हुए होंगे। तो C1 बराबर K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D1, इसी तरह C2 बराबर K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D2। अब ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो जब सीरीज में जुड़े हुए हैं तो इसके लिए होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1 अपान K1 एप्सिलॉन नॉट A अपान D1 प्लस 1 अपान K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान D2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से 1/C बराबर 1 अपान एप्सिलॉन नॉट A D1 K2 प्लस D2 K1 अपान K1 K2। तो C बराबर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपान D1 K2 प्लस D2 K1। सेकेंड पार्ट में ये दिया गया है कि धातु की जो ये PQ एक लंबाई 1 मीटर का दिया गया है और दिया गया है कि ये B 4 टेस्ला है और ये PQ जो है 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो 10 कैपेसिटर 10 माइक्रोफैराड का जो कैपेसिटर लगा हुआ है, इसके प्लेट A पर कितना आवेश होगा ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप निकालेंगे कि छड़ PQ के सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो E बराबर BVL होगा, BVL ये निकालेंगे तो आ जाएगा 8 वोल्ट। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश तो Q बराबर CV होता है, V का मतलब यहां पर E जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, तो C का मान 10 माइक्रोफैराड और इंटू 8, तो इस तरह से 80 माइक्रो कूलम हो जाएगा आवेश। अब ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की जो दिशा है वह Q से P की ओर होगी, Q से P की ओर होगी। तो जब Q से P की ओर होगी तो संधारित्र की प्लेट A जो है यह धनात्मक होगी। पांच का ग विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो इसके लिए आपको पता है कि ये फिगर बनाएंगे। अब इसमें जो चित्र दिया गया है इसके हिसाब से क्या होता है, सबसे पहले तो इस K को आप प्लग को ऑन करेंगे, फिर इसके बाद जो है इसमें जो धारा है प्रवाहित होने लगेगी। अब इसकी वजह से होगा क्या कि एक बार K1 को ऑफ करके और निकालेंगे, सर्पी कुंजी को इस पे स्पर्श करा करके और फाइंड करेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति। तो इस तरह से E बराबर KL1 मिल जाएगा। दूसरे बार इसमें से कुछ प्रतिरोध निकाल करके और K1 को बंद कर देंगे और फिर निकालेंगे, यह L2 मिलेगा, तो V बराबर KL2 हो गया। तो अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से E बटा V बराबर हो जाएगा L1 अपान L2। सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है स्मॉल r बराबर कैपिटल E अपान V माइनस 1 इंटू R। इससे मिल जाएगा स्मॉल r बराबर L1 अपान L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। इससे जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद पांचवें का घ है। तो इसमें देख रहे होंगे कि घ का अथवा पार्ट देखिए, पहले इसका अथवा पार्ट देख लीजिए। एक दूरदर्शी की अभिदृश्यक व नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर व 1.5 सेंटीमीटर है। इसे अभिदृश्यक से 3 मीटर दूर स्थित एक वस्तु के लिए फोकसित किया जाता है। यदि वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर बने तो अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अभिदृश्यक लेंस के लिए 1/VO माइनस 1/UO बराबर 1/FO होता है। इससे मान रखेंगे इसका, तो 1/VO माइनस 1 ये माइनस 300 हो जाएगा, 3 मीटर है तो, और ये 15 सेंटीमीटर है, तो इस तरह से 1/VO का मान आ जाएगा 19/300, यानी VO हो गया 300/19 यानी 15.79 सेंटीमीटर। नेत्रिका लेंस के लिए 1/VE माइनस 1/EV बराबर 1/FE।
अब इसमें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो v का मान 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, पहले ही बन रहा है तो माइनस हो गया। अब इससे निकाल लेंगे uv का मान, तो uv का मान आ जाएगा -1.41 सेंटीमीटर। चूंकि ये दूरी है इसलिए हम यहाँ पर प्लस में ही ले रहे हैं। तो इस तरह से अभिदृश्यक व नेत्रिका के बीच की जो दूरी होगी यह VO प्लस UV के बराबर होगी, यानी दूरी है तो मॉड में ले लेंगे, माइनस भी आएगा तो इसको प्लस कर लेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा 17.20 सेंटीमीटर। 5 का घ, इस पार्ट में दिया गया है कि एक समतल पृष्ठ और एक ये गोला है, इसमें एक एयर बबल है, यहां से दूरी 4 सेंटीमीटर है और इधर की भी दूरी 4 सेंटीमीटर है। इधर अपवर्तनांक 1 है, इसका अपवर्तनांक 1.6 है। तो ये R1 का मान अनंत हो गया और इसका जो वक्रता त्रिज्या होगी यह 8 सेंटीमीटर होगी। अब एक बार कह रहा है कि समतल पृष्ठ से अगर देखा जाए तो n1 अपान v माइनस n2 अपान u बराबर n1 माइनस n2 अपान R1 बनेगा। अब इससे हम इसका मान रख देंगे तो ये आ जाएगा v का मान 10/4 यानी 2.5 सेंटीमीटर। इसके सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि गोलीय पृष्ठ की ओर से देखने पर, तो जब गोलीय पृष्ठ की ओर से देखेंगे तो उस स्थिति में ये n1 अपान v माइनस n2 अपान u बराबर n1 माइनस n2 अपान, ये यहाँ पे R1 था, यहाँ पर ये हो जाएगा R2, ये R1 नहीं ये R2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये मान रखेंगे तो 1 अपान v माइनस ये वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा v का मान जो है माइनस 3.07 सेंटीमीटर, यानी यह जो है 3.1 सेंटीमीटर हो गया, गोले के भीतर आभासी दिखाई देगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखना है, तो आपको पता है कि ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये फिगर बनाना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए। सेकेंडरी द्वितीय कुंडली में जो है कॉइल की संख्या अधिक होनी चाहिए। अब इसकी कार्यविधि, तो कार्यविधि आप इसकी लिख देंगे। अब इसमें जो है इसी के साथ ये था ना कि ES का मान जो है EP से अधिक होगा, ये आपने प्रूव कर दिया। साथ ही साथ इसमें दिया गया कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के क्या कारण हैं। तो इसमें जो तांबे में हानि, भंवर धाराओं में हानि, शैथिल्य हानि और फ्लक्स हानि के कारण जो है जो प्राथमिक में ऊर्जा होती है वह द्वितीय कुंडली में पूरी प्राप्त नहीं होती है। अब ये देखेंगे खंड य में क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो बंद पास 1 बनेगा यहाँ पे बनाया गया है, इसमें हम जो है किरचॉफ का सेकेंड लॉ यूज करेंगे, लूप लॉ। तो जब ये लूप लॉ यूज करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर बनेगा 10i1 प्लस 20i1 प्लस i2 और ये -30 बराबर 0, तो इधर जाकर के ये 30 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10i1 प्लस 20i2 बराबर ये मिल जाएगा, ये 20i1 यहाँ से और 10 यहाँ से 30 हो गए। 10 से भाग दे दीजिए तो 3i1 प्लस 2i2 बराबर 3 हो गया। इसी तरह से जो बंद पास 2 है, इस पास 2 के लिए निकालेंगे तो इसका जो इक्वेशन मिलेगा यह 2i1 प्लस 3i2 बराबर 1 हो जाएगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम जो है i1 या i2 किसी को एलिमिनेट करेंगे। तो चलिए i2 को एलिमिनेट करते हैं, तो इसमें 2 है, 3 से गुणा कर दें, इसमें 3 है तो 2 से गुणा कर दें। अब देखिए ये कट गया, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, तो 5i1 बराबर 7, यानी i1 बराबर 7/5 एम्पियर, i1 का मान निकल गया। अब यहां से देखिए 2i2 बराबर 3 माइनस 3i1 होगा, i1 का मान 7/5 है तो 3 माइनस 21/5 यानी -6/5 हुआ। तो i2 बराबर ये 2 तिहाई 6 माइनस 3/5 एम्पियर। ये माइनस साइन ये बताता है कि i2 को हमने जिस दिशा में लिया है उस दिशा में वह न बह करके उसके विपरीत दिशा में बह रही है। तो i2 की दिशा हमने किधर लिया है, i2 की दिशा हमने लिया है यहां से लेफ्ट के लिए, लेकिन जो मेन धारा होगी यह i2 ये इसके अपोजिट फ्लो करेगी।
तो इस तरह से R1 में धारा I1 है 7/5 एम्पियर, R2 में धारा I1 प्लस I2 है तो 4/5 एम्पियर, R3 में धारा I2 या -3/5 एम्पियर होगी। अब इसके अथवा पार्ट में आप देख रहे हैं कि चित्र में संतुलित मीटर ब्रिज का परिपथ चित्र दर्शाया गया है। संतुलन बिंदु A से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। जब 10 ओम का प्रतिरोध R1 प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो संतुलन बिंदु सिरे B से 40 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है, यानी पहले में इधर से 40 और दूसरे में दाहिने से 40 पे प्राप्त होता है। तो चलिए देखिए, ये इसका फिगर है। प्रथम स्थिति में R1/R2 बराबर L/100 - L, तो ये 40/60 यानी 2/3 हो गया। दूसरी स्थिति में R1 में 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया, तो R1 में जब 10 ओम का प्रतिरोध जोड़ दिया तो R1 + 10 हो गया, और ये बटा R2 बराबर, ये राइट से मिल रहा है इसलिए 100 - 40 बटा ये 40 हो गया, तो 3/2 आ गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो R2 एक कैंसिल हो जाएगा और ये R1 का मान निकल जाएगा, तो R1 का मान यहां से आ जाएगा 8 ओम, और R2 बराबर 3/2 × 8, तो ये 12 ओम आ गया। तो R1 और R2 का मान प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ट्रांजिस्टर दोलित्र के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। इसके लिए आपको चित्र के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। ये इसका फिगर है और ये इसकी क्रिया विधि है। इसके अथवा पार्ट में पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में पूछा है। ये फिगर बनाएंगे और ये निवेशी सिग्नल, निर्गत सिग्नल और इसकी क्रिया विधि लिख देंगे। तो क्रिया विधि में आप यही लिखते हैं ना कि अगर ये सिरा धनात्मक होता है तो ये फॉरवर्ड बायस और ये रिवर्स बायस, एक से धारा देगा दूसरे से धारा नहीं देगा, अगले क्षण इससे धारा देगा इससे धारा नहीं, यानी ये पूरे साइकिल को जो है बदल देता है डीसी में। 8वां, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना है। ये फिगर बनाएंगे और इसका ये सूत्र निगमित करेंगे, पथांतर निकाल लेंगे। फिर एमएमए क्रम की अदीप्त फ्रिंज के लिए फ्रिंज की चौड़ाई ये आपको फाइंड करना है। इसके अथवा पार्ट में हाइगेंस का तरंग सिद्धांत है। ये सिद्धांत तरंगिका सिद्धांत लिखना है। फिर इसके बाद अपवर्तन के नियम की व्याख्या है। ये इसका अपवर्तन नियम की व्याख्या। क्वेश्चन नंबर 9 में ये फिगर दिया गया है और इस फिगर की सहायता से ये प्रेरकीय धारितीय प्रतिघात, अनुनाद की दशा में अनुप्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति, अनुनाद की स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा, ये पूछा गया है। तो ये जो दिया गया इसको नोट कर लेंगे। अब देखिए, प्रेरकीय प्रतिघात XL बराबर ω/L होता है, मान रखेंगे 20 ओम आ जाएगा। धारितीय प्रतिघात XC 1/ωc होता है, ये 500 ओम आ जाएगा। अब इसके बाद अनुनाद की स्थिति में फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 π√LC, ये मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 796 हर्ट्ज लगभग। अनुनादी अवस्था में परिपथ की प्रतिबाधा, तो यह Z के बराबर, यानी Z जो है R के बराबर होता है, तो 1 किलो ओम आ जाएगा। इसका अथवा पार्ट में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम पूछे गए हैं। प्रथम और द्वितीय नियम लिखेंगे सूत्र के साथ, और फिर इसके बाद इसमें एक आंकिक पार्ट है कि वृत्ताकार लूप के लिए चुंबकीय फ्लक्स ये दिया गया है, निकाल लेंगे, φ1 आ गया। इसी को खींच करके प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वर्ग के रूप में बना दिया गया, तो भुजा की लंबाई हो जाएगी, इसको भाग दे देंगे तो ये मिल जाएगा L का मान। अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर। वर्गाकार लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φ2 B × A2 ये निकाल लेंगे। अब इसके बाद परिवर्तन, तो डेल्टा फाई बराबर φ2 - φ1 अंतर आ जाएगा, और लूप में उत्पन्न औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस डेल्टा फाई / डेल्टा टी, ये निकाल लेंगे तो यह आ जाएगा 6.8 वोल्ट।